लंबे समय तक चुनावों में हारों के बाद टीवी स्क्रीन पर बीजेपी का चेहरा रहे नड्डा साहब। इसलिए रहे क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष थे। तो टीवी मीडिया के जरिए तय किया गया था कि चुनावों में भाजपा की हार नड्डा साहब की जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन हमें इस जिम्मेदारी से कोई माने मतलब है नहीं। हमें तो मतलब है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री में हुए कामों की जिम्मेदारी से। चुनावी नारों में एम्स बेचारा आकर थक गया होगा, पर वो जमीन पर क्यों नहीं आया? कैसे आयुष्मान स्कीम में धांधली हो गई? मरे हुए लोगों के खातों में सरकारी पैसा कैसे चला गया? नकली पनीर से लेकर शुगर युक्त सेरेलक तक मार्केट में नंगा नाच कैसे करती रही? नड्डा साहब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन दोनों मंत्रालयों के मंत्री, लेकिन इन सवालों पर जवाब मिलता नहीं है। सो हमने सोचा पूछ लें, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो नड्डा जी? नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जगत प्रकाश नड्डा 2014 से 2019 तक हेल्थ मिनिस्टर रहे। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और जनवरी 2020 में वो फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और जनवरी 2026 तक बने रहे। 2019 से 24 तक राज्यसभा सांसद होते हुए भी नड्डा जी के पास कोई मंत्रालय नहीं था। जून 2024 में जब मोदी सरकार तीसरी बार बनी, चाहे गठबंधन के साथ ही सही, तब नड्डा की मंत्री पद पर वापसी हुई और इस बार इन्हें एक नहीं बल्कि दो मंत्रालय मिले, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री। साल था 2014। नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने देश के। डॉक्टर हर्षवर्धन को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया और करीब 5 महीनों बाद हर्षवर्धन से यह जिम्मेदारी वापस भी ले ली गई। 9 नवंबर 2014 को नए हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए जगत प्रकाश नड्डा। जेपी नड्डा के हेल्थ मिनिस्टर बनते ही पहले दिन ही डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को एक नया मंत्रालय बना दिया गया। नाम दिया गया आयुष मंत्रालय। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को रखा गया। इसी दौर में कई राज्यों में मिक्सोपैथी यानी ब्रिज कोर्स जैसे प्रस्ताव भी आए, जिनमें आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की इजाजत देने की बात हुई। यानी आयुष डॉक्टर जिन्हें एलोपैथिक दवाओं की समझ नहीं थी, उन्हें छूट दी जा रही थी कि एलोपैथिक दवाएं लिख सकते हो भाई तुम। नीम हकीम खतरा है जान, ये तो बस शुरुआत थी। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर चेतावनी के ग्राफिक साइज को 40% से बढ़ाकर 85% करने का ऑर्डर किया। लेकिन ठीक उसी दिन बीजेपी सांसद दिलीप गांधी की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने सरकार से मांग की कि भाई साहब इस फैसले को रोक दीजिए। इसी संसद ने यह तर्क दिया कि तंबाकू से कैंसर होने के जो अध्ययन हैं वो सब विदेशों के हैं, भारत में इसे साबित करने वाला कोई शोध नहीं। जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अपनी रिपोर्ट कहती है कि तंबाकू और इससे जुड़ी बीमारियों से हर साल भारत में 10 लाख लोगों की मौत होती है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जेपी नड्डा की अगुवाई वाले मंत्रालय ने जो चेतावनी उसी दिन से लागू होनी थी, उसे कई महीनों तक के लिए टाल दिया। मंत्रालय के अपने आंकड़े लाखों मौतों की गवाही दे रहे थे, फिर भी इंडस्ट्री के दबाव के आगे फैसला पीछे खिसका दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? नड्डा साहब। जिम्मेदारी कौन लेगा? नड्डा साहब। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, वेयर इज अकाउंटेबिलिटी ब्रो? साल 2018 आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च होती है। सरकार आयुष्मान भारत स्कीम को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कहकर प्रचारित करती है। नंबर्स क्या कहते हैं वो समझिए। 2023 में कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस योजना के तहत ऐसे मरीजों के नाम पर भी नए इलाज के दावे दर्ज हुए हैं जिन्हें सिस्टम में पहले ही मृत दिखाया जा चुका था। यानी कि सिस्टम दिखा चुका था ये मर गए हैं, लेकिन वो पेशेंट दर्ज हो गए। कुल 88,760 मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर 2,14,923 नए क्लेम्स दर्ज हुए। इनमें से करीब 3,446 मामलों में तो असल में पैसा भी अस्पतालों को दिया गया। कुल मिलाकर करीब 6,97,00,000 रुपए, यानी मरे हुए लोगों के नाम पर सरकारी खजाने से पैसा निकल गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इतना ही नहीं, एक ही मोबाइल नंबर से करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन भी सामने आया। सिलसिला यहीं रुका भी नहीं। झारखंड में कम से कम 212 अस्पतालों ने बिना किसी मरीज को भर्ती किए ही मोटा बिल बनाकर बीमा राशि हड़प ली, यानी कागजों में मरीज थे, असल में नहीं थे। बिहार में भी 2,186 ऐसे मामले थे जहां इनएक्टिव या एक्सपायर हो चुके आयुष्मान कार्ड पर 2,31,00,000 रुपए के क्लेम पास कर दिए गए। भोपाल में तो मामला और भी आगे निकला। वहां फर्जी डॉक्टर, नकली नर्सिंग स्टाफ और फर्जी मरीजों के नाम पर करोड़ों के क्लेम्स उठाए गए।
जब योजना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर पैसा लीक हो रहा है तो असली जरूरतमंद मरीजों को क्या मिल रहा है? हरियाणा में 600 से ज्यादा निजी अस्पतालों ने भुगतान में देरी की वजह से खुद ही आयुष्मान भारत योजना से इलाज कर देना बंद कर दिया। अमृतसर में अकेले करीब 250 करोड़ रुपए का भुगतान अस्पतालों को मिला नहीं, जिसकी वजह से नए मरीजों को भर्ती करने से ही मना कर दिया गया। एक तरफ फर्जी क्लेम, फर्जी मरीज और मृतकों के नाम पर पैसा निकालने वाला गिरोह बेरोक टोक काम कर रहा था, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ जिस असली गरीब मरीज के लिए यह योजना बनी थी उसे अस्पताल के गेट से ही वापस भेज दिया गया, टाटा बाय बाय बोल के। अब भाई, अगर मंत्री जी के सामने इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी बेरोक टोक चलती रहे तो या तो मंत्री गड़बड़ी में शामिल है या फिर इनकॉम्पिटेंट है। अकाउंटेबिलिटी किसी को तो होगी ना, किसी ने ली नहीं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, नड्डा साहब वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो? बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स बनाने का ऐलान फरवरी 2015 में हुआ, दरभंगा में। 2020 में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी भी मिली और नवंबर 2024 में खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दरभंगा पहुंचे और इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास के वक्त बड़ी बड़ी बातें हुई। मेडिकल की 750 नई सीटें जोड़ने का वादा हुआ। उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल और पूर्वोत्तर के मरीजों तक को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया। 2015 में ऐलान के बाद से अब तक 11 साल बीत चुके हैं। जमीन पर क्या बना? सिर्फ गेट, बस इतना। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत 1200 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दरभंगा एम्स बन नहीं पा रहा है, लेकिन जो बने हुए हैं उनका बुरा हाल है। खुद नड्डा ने मार्च 2025 में लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि एम्स दिल्ली में फैकल्टी के 446 पद खाली पड़े हैं और ओवरऑल 2988 पद खाली हैं। पटना एम्स में भी यही हाल है, फैकल्टी के 86 पद खाली हैं। नॉन फैकल्टी स्टाफ की बात करें तो करीब 1000 पद खाली हैं। लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2026 में देश के 20 एम्स में कुल 17,340 मंजूर पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें 2181 फैकल्टी और 15,159 नॉन फैकल्टी पद शामिल हैं। तो नड्डा जी बताइए, जिस मंत्रालय का आप मुखिया हैं, उसी मंत्रालय के तहत बनने वाला एक अस्पताल 10 साल में गेट से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्यों बाकी के जितने एम्स हैं उसमें पद खाली पड़े हुए हैं? कहां है भाई स्टाफ? और कहां है आपकी अकाउंटेबिलिटी? वेयर इज अकाउंटेबिलिटी ब्रो? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में सरकार ने खुद वादा किया था कि जीडीपी का 2.5% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा, यानी कि हेल्थ पर, और यह लक्ष्य 2025 तक हासिल करने की बात कही गई थी। 2025 आ चुका है, 2026 भी निकल ही रहा है, लेकिन 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य बजट पर 1,06,000 करोड़ रुपए, जो सरकार के कुल खर्च का महज 1.9% है। यानी जो लक्ष्य खुद सरकार ने तय किया था उससे कोसों दूर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का तो और भी बुरा हाल है भाई। 2025-26 में रिसर्च डिपार्टमेंट को सिर्फ 3,900 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जो पूरे हेल्थ मिनिस्ट्री के करीब 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का बहुत छोटा हिस्सा है। अब इसी कमजोर रिसर्च का असर दवाओं की गुणवत्ता पर साफ दिखता है। हर साल 3,000 से ज्यादा दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही हैं। पिछले एक दशक में 32,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट में फेल हुए और इनमें से 2,500 से ज्यादा तो सीधे नकली या मिलावटी पाई गई दवाओं की स्थिति है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ नाम के कफ सिरप ने 20 बच्चों की जान ले ली। इससे पहले गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में भारत में बने सिरप की वजह से 141 बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसके लिए मंत्रालय से लेकर दवाई कंपनियां सब जिम्मेदार हैं। जुलाई 2025 में सीबीआई ने एक बड़ा घोटाला उजागर किया। हेल्थ मिनिस्ट्री, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी और निजी मेडिकल कॉलेजों के बीच एक पूरा गठजोड़, एक पूरा नेक्सस चल रहा था, जिसमें 34 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इनमें से कोई बाहरी दलाल नहीं, बल्कि खुद हेल्थ मिनिस्ट्री के 8 अधिकारी शामिल थे। यानी जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दवाओं और मेडिकल कॉलेजेस की मॉनिटरिंग थी, निगरानी करना था, भ्रष्टाचार का नेटवर्क उसी मंत्रालय के भीतर चल रहा था, बेरोक बेटोक। मंत्रालय के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार पर नजर किसकी होनी चाहिए बताइए नड्डा जी? जब बजट में पैसा नहीं बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार मंत्रालय के भीतर से चल रहा हो, जवाबदेही किसकी होगी बताइए ना? वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो? घटिया दवाइयों के साथ खाने की चीजों में मिलावट को भी नड्डा साहब रोकने में नाकामयाब रहे हैं। एफएसएसएआई खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता और सुरक्षा तय करने की सबसे बड़ी संस्था है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। काम ऐसा है कि जो प्रोडक्ट नेपाल, मालदीव जैसे देश में बैन हो जाते हैं, उन्हें एफएसएसएआई भारत में अप्रूव कर देती है।
अप्रैल 2024 में हांगकांग और सिंगापुर की फूड सेफ्टी एजेंसीज ने एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभा मसाला करी पाउडर और एवरेस्ट के फिश करी मसाला में एथिलीन ऑक्साइड नाम का कैंसरकारी रसायन पाया, जिसके बाद हांगकांग, सिंगापुर के साथ साथ नेपाल और मालदीव ने भी इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया, इन प्रोडक्ट्स को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन एफएसएसएआई ने मई 2024 में ऐलान किया कि कोई एथिलीन ऑक्साइड नहीं मिला। अलग अलग देशों की एजेंसियों ने स्वतंत्र रूप से यही मिलावट पकड़ी, तो भारत को अपनी लैब्स में वही चीज क्यों नहीं दिखी? इसकी वजह भी 2017 की कैग रिपोर्ट में ही दर्ज है। एफएसएसएआई की 72 में से 65 स्टेट लैब्स एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है। एनएबीएल यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। एनएबीएल ऐसी संस्था है जो ये जांचती है कि कोई टेस्टिंग या तो कैलिब्रेशन लैब तकनीकी तौर पर सही और भरोसेमंद तरीके से काम करने के लायक है या फिर नहीं है। भारत में एनएबीएल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत काम करता है और लैब्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर एक्रेडिटेशन देता है। एफएसएसएआई की 65 लैब एनएबीएल अप्रूव्ड नहीं है, यानी जिन लैब्स के भरोसे देश की खाद्य सुरक्षा टिकी हुई है ना, वो खुद अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरती। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। स्विस संस्था पब्लिक आई ने जब भारत में बिकने वाले नेस्ले के सेरेलेक बेबी फूड के सभी 15 वेरिएंट टेस्ट किए तो हर एक में शुगर मिली, जबकि यूरोप और यूके में बिकने वाले सेरेलेक में शुगर 0 है। नेस्ले ने सफाई दी कि उसने पैकेजिंग पर लिख दिया था, इसलिए कानूनी तौर पर कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि जब पूरी दुनिया बेबी फूड में एडेड शुगर की सख्त सीमा तय कर चुकी है, तो एफएसएसएआई ने अब तक ऐसी कोई नियमों को क्यों नहीं बनाए? यही पैटर्न एनालॉग पनीर के मामले में भी दिखा। फैट और स्टार्च से बना नकली पनीर सालों से रेस्टोरेंट्स में परोसा जा रहा था, बिना ग्राहक को बताए, और एफएसएसएआई को यह पता था। लेकिन कार्रवाई तब हुई जब अप्रैल 2025 में एक यूट्यूबर ने बड़े सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स के पनीर का आयोडीन टेस्ट करके वीडियो वायरल कर दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा में मुद्दा उठा, तब जाकर मई 2026 से नया नियम लागू हुआ कि रेस्टोरेंट को बताना जरूरी होगा कि वो असली पनीर परोस रहे हैं या फिर नकली। एफएसएसएआई ना तो काम करना चाहता है और ना ही कैपेबल है, लगता तो ऐसा ही है। कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज्यादा मामलों में एफएसएसएआई ने लाइसेंस अधूरे दस्तावेजों के आधार पर जारी किए हैं। खुद एफएसएसएआई मुख्यालय में बड़ा हिस्सा ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का है। जब निगरानी करने वाले खुद इतनी कमजोर बुनियाद पर खड़े हों तो बाजार में मिलावट रुकेगी कैसे? तो नड्डा जी बताइए, जब आपके अपने मंत्रालय के अंडर आने वाली संस्था के पास ना पर्याप्त इंस्पेक्टर्स हैं, ना मान्यता प्राप्त लैब्स हैं और मिलावट पकड़ने के लिए विदेशी एजेंसीज या यूट्यूबर्स के वीडियो का इंतजार करना पड़ता है, तो जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है भाई साहब? कहां है जिम्मेदारी? वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? हेल्थ मिनिस्ट्री के अलावा इनके पास एक मिनिस्ट्री और है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री। जेपी नड्डा 2024 से केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर हैं। पिछले कई सालों से इस मिनिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। बाकी बातें तो बाद में, ये मिनिस्ट्री फर्टिलाइजर्स की पूर्ति तक नहीं कर पा रही है, सप्लाई नहीं कर पा रही। अक्टूबर 2024 किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे, कहीं कहीं तो लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपने आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त देश में सिर्फ 16 लाख मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक बचा था, जो कुल जरूरत का सिर्फ 29% था। यानी मांग का करीब करीब 1/3 हिस्सा भी उपलब्ध नहीं था। यह सिर्फ एक साल की बात नहीं, हर साल बुआई के मौसम में यही कहानी दोहरा दी जाती है। खाद की किल्लत, किसानों की कतारें और सरकार का भरोसा दिलाना कि जल्द सप्लाई पहुंच जाएगी। इस किल्लत की जड़ में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि देश आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ाता जा रहा है। सिर्फ 2025-26 की ही अगर हम बात करें तो सिर्फ 2025-26 में ही भारत को 103 लाख टन यूरिया और 61 लाख टन डीएपी बाहर से मंगवाना पड़ा। जो देश खुद को कृषि प्रधान कहता है, वहां किसानों की सबसे बुनियादी जरूरत के लिए भी हम विदेशों पर सप्लाई पर निर्भर हैं। तो नड्डा जी, किसानों की इस परेशानी की जिम्मेदारी किसकी बनती है भाई साहब? वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी ही देश के लोगों की सेहत, इलाज, दवाओं और खाद्य सुरक्षा की मॉनिटरिंग करना है, उस मंत्रालय का मुखिया आखिर जवाबदेह कब होगा? आयुष को लेकर सवाल हो, तंबाकू की चेतावनी का मामला हो, आयुष्मान भारत में फर्जी क्लेम्स हो, अधूरे पड़े हुए एम्स हो, खाली पड़े हजारों पद हों, हेल्थ रिसर्च का कम बजट हो, घटिया और नकली दवाइयां हो, मेडिकल सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार हो, या एफएसएसएआई की नाक के नीचे खाने में मिलावट, हर जगह एक ही सवाल खड़ा होता है, निगरानी कौन कर रहा था? और अब जब इसी मंत्री के पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय भी है, तो किसानों की खाद की किल्लत का सवाल भी सामने आ खड़ा है।
किसान लाइन में खड़े हैं, अस्पताल में गरीब मरीज इलाज के लिए परेशान हैं, बाजार में मिलावटी सामान बिक रहा है धड़ल्ले से और दवाओं की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जेपी नड्डा 2014 में भी हेल्थ मिनिस्टर थे और आज भी हेल्थ मिनिस्टर हैं। बीच में 6 साल तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यानी इस पूरे सिस्टम को समझते हैं और सुधारने के लिए इनके पास वक्त भी था, ताकत भी था और अनुभव भी था। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, अगर सिस्टम में इतनी खामियां हैं, अगर अस्पतालों में इतने पद वैकेंट पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, अगर दवाओं और खाने की गुणवत्ता पर इतने सवाल उठ रहे हैं, अगर योजनाओं में इतने बड़े फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नड्डा साहब, आप ही बताइए, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो?